ओके, अब हम लेते हैं हीट, है राइट। हीट, then heat is a form of energy called thermal energy, right? As it is an energy, its unit will be joule, right? And its dimension will be as that of work done, am I right? Energy कितना, m l square t to the power -2, राइट। अच्छा, ये हो गया हमारा कौन सा, ये कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट। सीजीएस यूनिट में इसका कुछ ऐसे नहीं है, राइट। बट देयर इज ए कन्वेंशनल यूनिट, कैलोरी, राइट। इसको कन्वेंशनल यूनिट या थर्मल यूनिट कहते हैं, थर्मल यूनिट। जनरली कैलोरी में हम डील करते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज 1 कैलोरी? Definition of 1 calorie. It is the amount of heat required. It is the amount of heat required to rise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. एक्चुअली क्या हुआ, पहले से यही चल रहा था कन्वेंशनल यूनिट। हम पानी को 1 ग्राम पानी ले, उसमें से जितना हीट देने से उसकी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करे, उसका हम कहते हैं 1 कैलोरी। ओके, जूल्स इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जूल्स इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसको कई बार हम सिंबल करते हैं जे, ठीक है। मीन्स 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ओके, मतलब जे इज इक्वल टू 4.18 मीन्स जूल टू कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए जूल्स इक्विवेलेंट ऑफ हीट यूज करते हैं। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल, ठीक। समझ में आ गया। सो जैसे मैं आपको कहूं हाउ मच हीट रिक्वायर्ड, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू राइज the temperature of 20 gram of water through 10 डिग्री सेल्सियस। जरा हम क्या लिखेंगे, Q 1 ग्राम वाटर के लिए
1 डिग्री सेल्सियस के लिए थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस ले लो, बाद में हम देखेंगे। 1 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 1 कैलोरी, एम आई राइट? 1 ग्राम वाटर, देखो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अब 20 ग्राम हो गया तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू कितना? 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी होता है, कैलोरी। So that is equal to 20 कैलोरी, मीन्स that is equal to 20 into 4.2 कितना हो जाएगा? 84 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बट हम जनरली क्या करेंगे? कैलोरी में यूज करेंगे। जब कैलोरी होगा, कैलोरी को जूल में करना है, ये जे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज जे। 1 कैलोरी कितना जूल है? जे मल्टीप्लाई करेंगे 4.2, इट इज 4.2 जूल, एम आई राइट? सो दिस इज कैलोरी। एंड अनदर यूनिट किलो कैलोरी, अदर यूनिट्स, किलो कैलोरी, that is equal to 1000 कैलोरी एंड सो ऑन, एम आई राइट? किलो कैलोरी, 1000 कैलोरी, उसको जूल में बदलना है तो क्या करोगे? 4.2 मल्टीप्लाई कर दो, एम आई राइट? समझ में आ गया? किलो जूल भी हम ले सकते हैं, 1000 जूल हो जाएगा किलो जूल, एम आई राइट? एक बार क्लिप लेना। Got it? Now calculation of heat, हीट का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे जैसे आप देखो, मेरे पास सपोज कोई भी मटेरियल है एंड इसकी मास कितना है? m। इसमें मैं सपोज हीट देता हूं, इफ आई सप्लाई हीट, हीट के लिए सिंबल मैंने क्या कर दिया? Q। मैं सपोज इसमें हीट दूंगा, आई विल फाइंड इट्स टेम्परेचर राइजेस, एम आई राइट? ये क्या है? टेम्परेचर, ये हो गया हीट, ये हो गया मास ऑफ द बॉडी। अब ये सपोज मास ज्यादा होता, उतना टेम्परेचर राइज करने के लिए मेरे को ज्यादा हीट देना पड़ता, एम आई राइट? मान लो मैं 100 ग्राम का पानी ले लिया और उसको गर्म कर लाऊं एक पर्टिकुलर फ्लेम में, 10 मिनट जलाया, जितना उसकी टेम्परेचर राइज किया उतना ही फ्लेम देके, उतना ही मतलब क्या कहते हैं, फ्लेम में मैं सपोज 200 ग्राम पानी लेता हूं, मेरे को डबल टाइम लगेगा, मतलब डबल हीट चाहिए, एम आई राइट? डबल हीट चाहिए, समझ में आ रहा है? आई मीन टू से हीट रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी is directly proportional to its mass for same temperature rise, am I right? उतना ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सपोज मास बढ़ता है तो मेरे को ज्यादा हीट देना पड़ेगा, समझ में आ गया? एंड Q is directly proportional to rise in temperature for same mass। मतलब मैं 100 ग्राम पानी ले लिया, मैं 5 मिनट फ्लेम दूं, जितना टेम्परेचर राइज करेगा 10 मिनट फ्लेम दूं, उसकी टेम्परेचर डबल हो जाएगी। इफ
मतलब हीट जिस रेट में एंटर कर रहा है उस रेट में एंटर करे। समझ में आ रहा है? जितना हीट मैं मतलब पर्टिकुलर ड्यूरेशन में दे रहा हूँ, ड्यूरेशन में बड़ा डबल कर दिया, सॉरी ड्यूरेशन डबल कर दिया तो हीट डबल हो जाएगा। हीट डबल हो गया तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। समझ में आ गया? सो इफ आई वांट टू राइज द टेम्परेचर मोर, आई हैव टू सप्लाई मोर हीट। सो दिस इंप्लाइज दैट इफ आई विल कंबाइन, और कोई पैरामीटर नहीं है, if I'll combine these two equations, Q will be equal to some constant m delta t. Am I right? So simply I'll write this equation Q is equal to mc delta t. Right? ये टिप्स में रहना चाहिए तुम्हारा। Q is equal to, बड़ी इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, मैकेनिक्स जैसे नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक, मतलब इवन 9th 10th की बच्चा भी ये चैप्टर को आराम से समझ सकता है। तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब हम देखते हैं ये C को क्या कहेंगे। C ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी। एम आई राइट? इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक। जैसे मैं लिख रहा हूं ना हाईलाइट करके, ऐसे ही कॉपी में नोट करना, ठीक है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, देन हाउ कैन आई डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? डेफिनेशन लिखो इसकी। हीट रिक्वायर्ड, राइट। देखो, इफ m इज इक्वल टू 1, delta T rise in temperature is 1, then C is equal to Q. Then क्या लिखोगे डेफिनेशन? heat required for per unit mass, ऐसे लिखो, heat required per unit mass per unit temperature rise, am I right? heat required per unit mass per unit temperature rise। समझ में आ गया? अच्छा, देन इसकी यूनिट लिखें। व्हाट विल बी इट्स यूनिट? थर्मल यूनिट ले लेते हैं पहले। थर्मल यूनिट जनरली क्या कहते हैं? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देखो, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज और केल्विन टेम्परेचर राइज आर सेम, बताया था ना मैंने लास्ट क्लास। सो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और ऐसा यूनिट में क्या होगा? ये कौन सा यूनिट है? जनरली थर्मल यूनिट नहीं, एसएससीजीएस नहीं है ये। थर्मल यूनिट ये कन्वेंशनल यूनिट है, राइट? इट इज द थर्मल यूनिट। नहीं तो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर केजी एंड पर केल्विन। समझ में आ गया? क्योंकि ऐसा यूनिट में टेम्परेचर हमारा क्या है? केल्विन है। और इसकी डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन एम एल स्क्वायर। देखो, ये जूल हो गया ना वर्क डन, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 डिवाइड बाय केजी। केजी क्या हो गया? मास एम, और ये हो गया केल्विन। सो दैट इज m टू द पावर 0 l स्क्वायर t टू द पावर -2 k टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो डायमेंशन कभी रट के याद मत रखना, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पहले जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, डायमेंशन रटते हैं बच्चे, स्टार्टिंग से डायमेंशन चैप्टर करते हैं और सारे डायमेंशन रटते हैं। बिल्कुल नहीं रटना, ठीक है? गड़बड़ हो जाएगा। किस लिए? अब कितना इजी है डायमेंशन निकालना। तो डायमेंशन चैप्टर पूरा फिजिक्स जब तक खत्म होगा तब तक डायमेंशन भी चलती रहेगी। समझ में आ गया? तो दिस इज इट्स डायमेंशन, राइट? एक बार क्लिप ले ले बेटा।
हम्म, वो तो सीजीएस यूनिट, हाँ कर लो, क्या दिक्कत है। जूल के जगह में अर्ग कर दो, अर्ग ग्राम और ये केल्विन, बट वो कोई फायदा नहीं है। अर्ग क्यों लेंगे, केल्विन तो ऐसा यूनिट हो गया ना, ऐसे टेम्परेचर तो सीजीएस यूनिट में है ही नहीं। सीजीएस यूनिट को एब्सोल्यूट क्यों कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया ना। डन। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हमारा जो एक्सप्रेशन आया क्या आया बच्चे, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, Q is equal to MC delta T, C is equal to Q divided by M delta T। ओके। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपको पता है 1 कैलोरी क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर फॉर वाटर, मतलब सी का वैल्यू हम डिफरेंट मटेरियल का लेंगे, राइट। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी क्या है बच्चे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और जनरली हम क्या करेंगे, इसको खाली स्पेसिफिक हीट बोल देंगे, स्पेसिफिक हीट बोल देंगे। मैं जब बोलूंगा स्पेसिफिक हीट इतना है, मींस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड पर ग्राम पर डिग्री पर केजी पर डिग्री पर केल्विन भी बोल सकते हैं, am I right? थर्मल यूनिट में आपका ग्राम आ जाएगा और उसमें केजी आ जाएगी, जूल पर केजी आ जाएगा। फॉर वाटर, वाटर के लिए इट इज 1 क्या होना चाहिए विनय, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसकी एसआई यूनिट क्या होना चाहिए। अच्छा, आपको पता है 1 कैलोरी कितना जूल हो गया, 4.2 जूल। अब इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, ग्राम को 1/1000 केजी, आ गया समझ में। और ये हो जाएगा केल्विन, केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं। देन ये कितना हो जाएगा, 4200, एम आई राइट। ये 1000 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, जूल पर केजी पर केल्विन। अब देखो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। मान लो हमें कोई क्वेश्चन करना है, बताओ इसको लेके क्वेश्चन करना आसान होगा या इसको लेके क्वेश्चन करना आसान होगा, क्योंकि ये छोटा यूनिट है 1 है। तो हम जब भी क्वेश्चन करेंगे हम ये वाला यूनिट यूज करेंगे। कन्वर्ट करना होगा, जब कन्वर्ट करना होगा तो 1 कैलोरी को 4.2 जूल में मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम को केजी में बदल देंगे। समझ में आ गया, आसानी से आपका यूनिट बदल जाएगा। हाँ, ध्यान रखना ये जो वैल्यू है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज हाईएस्ट among all the available materials। समझ में आ गया, मतलब ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इट इज हाईएस्ट among all available materials। That is because water has got life sustaining capacity। समझ में आ गया, this is because of this water has got life sustaining कैपेसिटी। कैसे है होता है ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। है, आपको वाटर का तो याद रखना ही रखना है, समझ में आ गया। वाटर का डेफिनेटली याद रखना है, और किसी का याद रहे और किसी का याद रखना ही नहीं है। और 2 चीज याद रखना है, एक तो हो गया आइस,
बर्फ, इसका 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब इसको बदलना है तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, जूल पर केजी पर केल्विन। और स्टीम का स्पेसिफिक हीट इज अगेन 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑल्सो 2100 जूल पर केजी। एम आई राइट? और किसी का याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन होगा आपको स्पेसिफिक हीट मिलेगा। समझ में आ गया? और उसमें आपको स्पेसिफिक हीट दी हुई मिलेगी। ले बेटा, ठीक ले। राइट? और एक दो टर्म है, दैट इज थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, मैं थर्मल कैपेसिटी को टीसी ले लूं, राइट? इट इज द amount of heat required for any material for 1 degree for unit temperature rise. Heat required for any material per unit temperature rise. थर्मल कैपेसिटी हम किसको कहते हैं? Q इज इक्वल टू हीट पर यूनिट टेम्परेचर राइज, राइट? इसकी यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए जूल पर केल्विन, और थर्मल यूनिट में कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये थर्मल यूनिट हो गया। और डायमेंशन क्या होना चाहिए? जूल। जूल कितना है? m l स्क्वायर t टू द पावर -2 डिवाइड बाय k, so that is equal to m l square t to the power -2 k to the power -1. This is a thermal capacity. अच्छा, हमें पता है Q is equal to, Q कितना है थर्मल कैपेसिटी में लिखूं? Q is equal to mc डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये डेल्टा t कट गया, that is equal to m into c। सपोज मास पता है, थर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, देन थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू m इंटू सी। यूनिट हो जाएगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, नहीं तो जूल पर केजी। सो थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू mc। गॉट इट? ये हो गया थर्मल कैपेसिटी। सपोज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी of 500 ग्राम ऑफ वाटर। क्या लिखूं? थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू m इंटू सी, दैट इज 500 कितना, ये इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम, थर्मल यूनिट यूज कर लिया मैंने, सो दैट इज इक्वल टू 500 कैलोरी पर ग्राम, राइट? अब जूल में बदलना है तो बदल सकते हो। अब इसमें 4.2 मल्टीप्लाई कर दो, जूल हो जाएगा, इसको केजी में बदल दो। 1 कैलोरी पर ग्राम कितना है? दैट इज 500 कैलोरी हो गया 4.2, ये हो जाएगा कितना, 1/1000,
ठीक है, केजी, जूल पर केजी, सो दैट इज इक्वल टू 500 इंटू 4200 जूल पर केजी, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। इसका मतलब 1 कैलोरी पर ग्राम इज इक्वल टू 4200 जूल पर केजी। याद रह जाएगा? नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखने की धक्का करके कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो हमारा थर्मल यूनिट में बदल गया ना, कैलोरी में आ गया। अब तो कैलोरी क्यों बदलेगा ना, मैं इसको केजी करता हूं तो इसकी केजी वाला यूनिट लेनी पड़ेगी। मैं सपोज मास को केजी कर दूं, स्पेसिफिक हीट का केजी वाला यूनिट लेनी पड़ेगी। देखो अभी हमारा कितने चाहिए, 500 कैलोरी पर ग्राम चाहिए ना। अब इसमें मास तो है ही नहीं, इसमें आ गया ना पर ग्राम, ये वाला ग्राम डिवाइड हो गई ना। देखो ये सपोज ग्राम है, ये वाला ग्राम है, ये ग्राम है, ये कैलोरी पर ग्राम हो गया, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा ना। समझ में आ गया? तो ग्राम है ही नहीं, हमारे पास तो कैलोरी है। मैं सपोज इसको केजी में लेता हूँ, स्पेसिफिक हीट का स्पेशली सी का जो यूनिट है कितना कैलोरी, उसमें जूल पर केजी उसको लूंगा तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सो ग्राम ग्राम यहाँ पे तो मास कट चुका है। ठीक, स्पेसिफिक हीट की यूनिट के नीचे हमारा ऑलरेडी ग्राम पड़ा है, ग्राम ऊपर वाला ग्राम हमारा कैंसिल हो गया, अब तो कैलोरी में आ गया। अब तो ये ग्राम ग्राम, ये ग्राम घट गया तो ये सिर्फ कैलोरी में आ गया। ठीक, अपने आप केजी नीचे आ जाएगी। ठीक है बच्चे, so this is what the thermal capacity is। थर्मल कैपेसिटी क्या मीन करता है, व्हाट डज इट मीन, मीनिंग हीट होल्डिंग कैपेसिटी। एम आई राइट? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए कितना हीट चाहिए, इसका मतलब किसकी हीट होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, वाटर की। सो दिस इंप्लाइज दैट एज जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, सो मोर इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोर इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, higher will be the thermal capacity, am I right? Higher will be the thermal capacity, ज्यादा thermal capacity होगा। So this implies that water has got higher, no, maximum thermal capacity as compared to any other material, इसलिए वाटर हैज गॉट लाइफ सस्टेनिंग कैपेसिटी। अब हम क्या करते हैं, आपको देखा होगा, जिसकी मैं एक बार एक टर्म कर दूं फिर मैं आपको एक बताता हूं, एक बार इस कर लो। वाटर हैज गॉट हायर थर्मल कैपेसिटी और हीट होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर इक्विवेलेंट क्या है, मेरे पास सपोज मान लो कोई भी मटेरियल है, मेरे पास एक मटेरियल है, ये हो गया मटेरियल अदर देन वाटर, राइट? इसकी मास हो गया m
और इसकी स्पेसिफिक हीट हो जाए C। इसमें मैं हीट देता हूं Q, मेरी बात समझ रहे हो ना, और इसमें टेम्परेचर बढ़ता है डेल्टा T, राइज इन टेम्परेचर इज डेल्टा T। मैं कितना वाटर लूं, मैं कितना वाटर लूं, दिस इज वाटर राइट, दिस इज वाटर, मैं इसकी मास ले लेता हूं mw। अब इसमें Q अमाउंट ऑफ हीट दे दूं, इसमें भी टेम्परेचर उतना ही राइज करे, then this mass of water is called water equivalent of this material। समझ में आया? मतलब mass of water which absorbs the same amount of heat for same degree Celsius temperature rise। समझ में आ गया? So mass of water, it is it is the mass of water which absorbs same amount of heat for same temperature rise as that of the material। समझ में आ गया? It is the mass of water which absorbs same amount of heat for same temperature rise as that of the material is called water equivalent of that material। मतलब क्या है, हीट के कैलकुलेशन के लिए इस मटेरियल का मास ना लेके मैं ये वाला मास ले लूं तो काम बन जाएगा। अब देखो इक्वेशन बनाओ, Q क्या है यहाँ पे, mc डेल्टा T, ओके, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, Q तो उतना ही है, mw cw इंटू डेल्टा T। अब ये डेल्टा T का कट गया, देन mw कितना है, वाटर इक्विवेलेंट, दैट इज m इंटू सी डिवाइडेड बाई cw। अब ये देखना इसकी यूनिट कैंसिल हो जाएगा, राइट, हो जाएगा। मैं थर्मल यूनिट में ले लूं, इन थर्मल यूनिट कैलकुलेशन में थर्मल यूनिट आसान होगा, इन थर्मल यूनिट CW is equal to 1, am I right? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देन वाटर इक्विवेलेंट क्या हो गया, mw इज इक्वल टू m इंटू सी। ये कौन सा यूनिट में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, और C आपका कैलोरी पर ग्राम, ये कैलोरी पर ग्राम, मतलब इसमें तो इसकी यूनिट रखने की जरूरत नहीं है, इसकी सिर्फ वैल्यू रखनी है, क्योंकि ये कितना होगा, यूनिट क्या होगा इसकी यूनिट कैंसिल हो गया, दैट विल बी इन ग्राम, इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट विल बी ग्राम, एम आई राइट। जब मैं CW को 1 कैलोरी पर ग्राम ले लेता हूं तो इसकी यूनिट कैंसिल हो गया, सिर्फ मास रह जाएगा। और जब मैं कैलोरी पर ग्राम ले रहा हूं, मास को मैं किस में ले रहा हूं, ग्राम में, सो इसकी यूनिट आपका क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। अदरवाइज आप ये वाला पुट करो, नहीं तो आप ये थर्मल यूनिट में लेते हो तो मास को ग्राम में ले लेना, और C का खाली मल्टीप्लीकेशन होगा, इसमें सिर्फ यूनिट ग्राम में आएगा। गॉट माय पॉइंट? कोई दिक्कत इसमें? करो एक बार। कौन सा मटेरियल में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वाटर, राइट, वाटर हैज गॉट हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। इजी है ना चैप्टर?
अच्छा, impact of highest specific heat specific heat capacity of वाटर, उसका क्या इंपैक्ट है। अब देखो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अभी मैं देखना चाहता हूं वाटर का हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने से क्या इंपैक्ट है। ये बहुत ज्यादा है, छोटा थोड़ी ना है। ऐसा यूनिट में देखो कितना है, 1 किलो वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए कितना हीट चाहिए, 4200 जूल। एम आई राइट? 4200 जूल, इट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सो बिकॉज वाटर हैज गॉट हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, मैं थोड़ा सा हीट देता हूं तो चेंज इन टेम्परेचर विल बी स्मॉल। एम आई राइट? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 किलो वाटर ले लूं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में से बढ़ाने के लिए मेरे को 4200 ये जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सो एज द स्पेसिफिक हीट इज हाई, so more is the specific heat, less will be the temperature change, okay, for the given heat, given amount of heat. Because of large specific heat capacity, the change in temperature is less for same amount of heat as compared to other material। समझ में आ गया? अदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल की कंपैरिजन में मैं इसकी स्पेसिफिक वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट में देता हूं, दूसरे मटेरियल में ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा, वाटर में कम टेम्परेचर राइज करेगा। हीट देते हो तो टेम्परेचर राइज करेगा, मतलब कोई भी मटेरियल जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो टेम्परेचर राइज करता है, हीट लॉस करता है तो टेम्परेचर फॉल होता है। सो फ्लक्चुएशन, मतलब वाटर के केस में फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर इज वेरी लेस। सो फॉर वाटर दिस इंप्लाइज दैट फॉर वाटर fluctuation of temperature is least। am I right? बहुत ही कम है फ्लक्चुएशन, इसलिए बॉडी का हमारा टेम्परेचर एक मेंटेन रहता है, फिक्स लेवल पे रहता है। थोड़ी सी हवा चल गया, बॉडी से हीट लॉस हो गया तो बॉडी का टेम्परेचर फॉल नहीं हो जाएगा, कूल नहीं हो जाएगा, बॉडी के ऑर्गन सेफ रहेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? या एटमॉस्फेयर गर्मी हो गई तो बॉडी क्या करेगा, हीट का ऑब्जर्व होगा, इमीडिएटली इसके टेम्परेचर शूट अप नहीं कर जाएगा, इसके टिश्यूज इसके ऑर्गन्स सारे सेफ रहते हैं। समझ में आ गया है? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट आप देखो बच्चे, एक तो लाइफ सस्टेनिंग कैपेसिटी इसी के वजह से हो रहा है क्योंकि एक टेम्परेचर मेंटेन करता है। आप एक काम करके देखना, एक बर्तन में 2 आइडेंटिकल बर्तन ले लो, एक में रेत रखो सूखी, ड्राई रेत, पहले ड्राई कर लो अच्छी तरह, ड्राई रेत ले लो, एक में पानी ले लो और दोनों को धूप में रख दो। ठीक, 2 घंटा 4 घंटा धूप में रख दो, उसके बाद जाके पानी में हाथ डालो और रेत में हाथ डालो, मिट्टी बहुत गर्म मिलेगा है, और पानी इतनी गर्म नहीं मिलेगी। अब देखो ना, गर्मी के टाइम में फ्लोर हमारा कितना गर्म हो जाता है, आप जूते उतार के फ्लोर पे पैर रखते हो तो ऐसे ऐसे कूदते ना हम,
जैसे लग गया, ताता लग गया, एम आई राइट। और बढ़िया होता है जब स्कूटर हमारा, स्कूटर या बाइक हमारा कहाँ पे है, धूप में है। तो उस टाइम आप मतलब खड़े होके चलाते हो, है बैठ गए तो चिपक ना जाओ, एम आई राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दैट इज बिकॉज अब उसमें थोड़ी सी पानी छिड़क दो, देखना ठंडा हो जाएगा जल्दी, एम आई राइट, क्योंकि पानी ऑब्जर्व कर लेगा हीट, उसकी टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं होगा, आप सेफ हो जाओगे। समझ में आ गया? और गाड़ी के अंदर का तो कहना क्या, धूप में रखा हुआ और गाड़ी का शीशा बंद हो, एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके साथ साथ मतलब सनरेज उसमें पड़ रहा है, उसके टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कई बार तो डैशबोर्ड ज्यादा दिन धूप में रहे तो डैशबोर्ड भी खराब हो जाता है, प्लास्टिक मतलब थोड़ी सी मतलब मेल्ट करना भी शुरू हो जाता है ना, प्रॉपर्टी लूज करता है। क्यों? उनकी स्पेसिफिक हीट, प्लास्टिक का, लोहे का तो मतलब लोहे को रख दो धूप में, अब हाथ लगा लोगे, मान लो धूप में रखा हुआ है, हाथ लगा लोगे? अब पानी रख दो बाहर और मतलब थोड़ी देर के लिए, और लोहा रख दो, अब हाथ लगाओ, कौन सा ज्यादा ठंडा लगेगा? पानी। क्यों? अब सर्दी का टाइम है ना, तो पानी पानी जितना जल्दी कूल नहीं होगा, लोहा उससे जल्दी कूल हो जाएगा, क्योंकि लोहे की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है, मतलब पॉइंटों में है, फ्रैक्शन में है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, और एक चीज बताऊं, मान लो कि चोट लग जाए, घुटने में दर्द हो गया, हाँ डॉक्टर क्या कहता है? सेक लगाओ। आई थिंक तो अलग केस में गर्म वाली कंफर्ट की बात कर रहा हूँ, गर्म सेक लगाओ। मान लो मैं गर्म सेक लगा तो हीट फर्मेंटेशन कहते हैं। जब हीट फर्मेंटेशन करते हैं पानी के साथ करते हैं, क्यों? सूखी टॉवल क्यों नहीं? सूखी टॉवल क्या होगा, जैसे गर्म में देखा होगा एकदम से तो गर्म हो जाएगा, एकदम स्किन को जला देगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों? थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करते ही टॉवल की टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। बट पानी एक बार गर्म करके ले लो 90-95 डिग्री सेल्सियस तक, बहुत देर तक आप सेकते रहो, कम से कम 10-15-20 मिनट तक, तो आप सेकने के बाद दूसरा भी सेक सकता है उसमें। क्यों? उसमें से हीट तो लॉस होता है, आपकी बॉडी ऑब्जर्व करता है, लेकिन हीट लॉस करने के बावजूद भी बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर की ज्यादा फॉल नहीं होता। समझ में आ गया? बट ये इसके जगह में ऑयल हो जाए, ऑयल को 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करो, 100 डिग्री सेल्सियस, और वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो, दोनों को इक्वल क्वांटिटी की एक बोतल, एक आइडेंटिकल बोतल में भर दो। अब देखना ऑयल ठंडा हो जाएगा, पानी ठंडा नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। समझ में आ गया? ऑयल ठंडा हो जाएगा जल्दी, बिकॉज इट हैज गॉट लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बट ये वाटर हैज गॉट हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट लॉस करने के बावजूद भी, बिकॉज दिस इज हाई, हीट उतना ही लॉस हो रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया और बाहर की जो एनवायरमेंटल कंडीशन दोनों के लिए सेम है, तो हीट लॉस भी सेम मान सकते हैं। तो टेम्परेचर की फॉल वाटर की कम होगी, दूसरे मटेरियल की ज्यादा होगी। समझ में आ गया ये कि केस हॉट फर्मेंटेशन क्यों करते हैं? हाँ, जेल टाइप का, वो बेसिकली पानी रखा एब्जर्व करने की एक जेल रखा होता है, जो पानी एब्जर्व कर ले, जो पानी एब्जर्व कर ले। समझ में आ गया? वाटर ही एब्जर्व करते हैं, वाटर नहीं होगा तो ज्यादा देर तक और कोई रख सकते हैं। जब हीटर परमानेंटली लगा के छोड़ दो तो उसमें कुछ भी लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? बट थोड़ी देर गर्म करके ला के सब सेक लगानी है तो उसके अंदर पानी होता है। और एक सुना होगा आपने, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज। क्या होता है सी ब्रिज, लैंड ब्रिज की केस में? मान लो गर्मी की मौसम है, गर्मी के मौसम में दिस इज द लैंड, पहाड़ी इलाका है, और ये हो गया समंदर, राइट? समंदर में पानी है, ठीक, और दिन में धूप होता है। जब धूप होगा, ये सैंड है या लैंड है, ये हमारा लैंड है, लैंड की टेम्परेचर शूट कर जाएगा, इसकी टेम्परेचर राइज तो करता होगा, लेकिन थोड़ा सा राइज करेगा। तो क्या होगा, जैसे ही ये गर्म हो गया तो हवा ऊपर चला जाएगा, गर्म होते ही एयर एक्सपांड कर जाएगा, एक्सपांड कर गया तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया तो इधर से क्या होगा, ठंडी ठंडी हवा समुद्र से फ्लो करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इन हॉट डेज,
इन ए हॉट डेज, हॉट डेज। इधर एयर गर्म होके हॉट एयर, मतलब एयर जो है बाहर चला गया तो प्रेशर फॉल हो गया, प्रेशर फॉल हो गया तो इधर से हवा फ्लो करा, एंड इसको कहते हैं सी ब्रीज। एम आई राइट? ओके। अब ये हॉट डेज में सी ब्रीज आया। आप गर्मी के टाइम में देखो ये कब आया, ठंडे ठंडे हवा आ गया कंपैरेटिवली, इसके टेम्परेचर कम में है कंपैरेटिव टू लैंड, सो यहाँ पे कोल्ड ठंडा ठंडा हवा समुद्र की तरफ से आ रहा है लैंड की तरफ, इसलिए जो बीच इलाका होता है समुद्र के साइड में उसमें ज्यादा गर्मी नहीं होती। समझ में आ गया? और शाम को तो खासकर, अच्छा, जैसे शाम होगा सैंड जल्दी जल्दी टेम्परेचर इसकी फॉल हो जाएगी, लेकिन इसकी टेम्परेचर फॉल नहीं होगी। अब विंटर डे में मान लो, विंटर डे में, विंटर डे में देख लो, इन विंटर डेज, ठीक है, लैंड गर्म हो गया, ये आपका सी हो गया, लैंड आपका गर्म हो गया, ये सी है, लैंड गर्म हो गया, हवा हो गया, मान लो इधर से हवा आ सकता है, बट जैसे रात होगी ठंड बढ़ेगी, ये जल्दी ठंड हो जाएगा इन नाइट, विंटर नाइट, नाइट की बात करें, ये जल्दी कोल्ड हो जाएगा, ये जल्दी कूल्स क्विकली, कूल्स, ये जल्दी जल्दी कूल हो जाएगा, बट पानी जल्दी कूल नहीं होगा, हीट लॉस करने के बावजूद नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ये गरम गरम हवा आएगा इधर से। समझ में आ गया? तो मतलब बीच की जो सी बीच की जो टेम्परेचर है ये मॉडरेट रखता है, सो कीप्स द टेम्परेचर, कीप्स द टेम्परेचर नियर द सी, नियर द सी मॉडरेट, ठीक। ये कूल हो गया ना, मैं नाइट को कर दिया, ये दिन में होता तो उल्टा होता, लैंड ब्रिज होता, दिन में होता तो लैंड ब्रिज होता। समझ में आ गया? अब तो मैं नाइट में ले लिया, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो क्या हो गया, ये मॉडरेट टेम्परेचर रखा। दूसरी चीजें आपको पता है, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, कोल्ड कंट्रीज हो गए, रात को बर्फ तो गिरेगा। जो खेती है, एग्रीकल्चर है, आप देखे हो कभी बच्चे, नोटिस करे हो, मान लो करेला हो गया, कोई सब्जी हो गया, फ्रीजर में रख दो, आज जाके ट्राई करना, फ्रीजर में रख दो, बैंगन ले लो, करेला ले लो, फ्रीजर में रख दो, कल सुबह खराब मिलेगा, पानी पानी हो जाएगा, जैसे ही थोड़ी सी दबा दोगे उंगली घुस जाएगी, मतलब गल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट बाइट। इवन हमारा ह्यूमन बॉडी भी डैमेज हो जाती है, ज्यादा कुछ टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो उनकी टिश्यू डैमेज हो जाती है। देखो, हमारा टिश्यू का टॉलरेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज तक होता है, ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो बर्न हो जाएगा, कम टेम्परेचर हो जाएगा तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, इट इज सम टाइप्स ऑफ बर्न। एम आई राइट? ये खराब हो जाएंगे, बिल्कुल खराब हो जाएंगे। अब वो कोल्ड कंट्रीज में क्या करते हैं, एट द इवनिंग जमीन में पानी लगा देते हैं, खेती में, खेती में पानी लगा देंगे, पानी जल्दी बर्फ नहीं होगा, बिकॉज बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थोड़ी सी कम पानी होगा तो मॉइस्चर होगा तो फिर जम जाएगा, मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी पानी होगी तो पत्थर बन जाएगा, लेकिन ज्यादा पानी लगा लो, ज्यादा हीट चाहिए, इतना हीट हो नहीं सकता, फिर दिन हो जाएगा। एम आई राइट? इतना हीट लॉस नहीं हो सकता, लॉस होने से पहले मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगी, नहीं तो माइनस में चला जाता टेम्परेचर। समझ में आ गया? So this is the applications of high specific, the important impact of high specific capacities of water, and because of this high specific capacity, water has got life sustaining capacity। आया समझ में? ले बेटा क्लिप।
देखो, अब देखो, कुछ मटेरियल में सपोज मैं हीट देता हूं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ये तो हमें पता है भाई। एक मटेरियल को हीट करेंगे उसके टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मैं हीट वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। हीट गिवन एंड टेम्परेचर, मैं एक मटेरियल में हीट दे रहा हूं, राइट, आई एम सप्लाइंग हीट। मैं देखता हूं इसके टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, ठीक है। ये हीट दे दिया एंड दिस इज टेम्परेचर। अब मैं सॉलिड से स्टार्ट करूं, लेट मी स्टार्ट विथ सॉलिड। ये मैंने हीट दिया, मैं एक सॉलिड ले लिया, ठीक, और इसमें देखता हूं टेम्परेचर कितना हो रहा है, टेम्परेचर T, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर एंड Q स्टैंड्स फॉर हीट, राइट। मेरे पास है सॉलिड, सॉलिड है, मान लो टेम्परेचर इधर कुछ है, मैं हीट दिया, आई विल फाइंड, वी नो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट सप्लाई करूंगा तो मटेरियल की टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब इसमें मटेरियल हमारा कौन सा स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर का यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, देख रहे हो, हीट क्यों दे रहा हूं, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो हीट दिया तो उसकी टेम्परेचर बढ़ता गया। सॉलिड, सॉरी, आइस, 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 मैं आइस की मान लू, आइस मान लो -20 डिग्री सेल्सियस, मैं हीट दूंगा तो उसकी टेम्परेचर बढ़ती जाएगी। ओके, ये हर मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइन मटेरियल जिनके शार्प पॉइंट्स है। जैसे ही मेल्ट करना शुरू करेगा सॉलिड, और टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, और टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। अब इसमें जैसे मान लो मैं आइस लिया था, ये 0 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी, -20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस आएगा और आगे हीट देते हो तो 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर भी एग्जिस्ट कर सकता है, आइस भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे जैसे ही आप हीट दोगे, जैसे ही आप हीट दोगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ते हैं। अब आइस जो होगा ये मेल्ट करने में मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, और उसमें सॉलिड भी रहेगा, और जो आइस मेल्ट कर गया लिक्विड स्टेट में भी रहेगा। और जब तक आप स्टेयरिंग करते रहना, जब तक आइस का कतरा भी मेल्ट ना हो जाए तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा। समझ में आ गया, मैं स्टेयरिंग करूंगा प्रॉपरली, ठीक। आइस मतलब आइस था -20 डिग्री सेल्सियस में या -40 डिग्री सेल्सियस में, मैं हीट दिया, उसकी टेम्परेचर बढ़ता गया -40 से -20, -15, -10, -5, -2 करते करते 0 में पहुंचा। जैसे 0 पहुंचेगा और आप हीट देते हो थोड़ा सा आइस मेल्ट करेगा, और हीट देते हो और थोड़ा सा आइस मेल्ट करेगा, और थोड़ा सा हीट देते हो और थोड़ा सा आइस मेल्ट करेगा, और धीरे धीरे आप आइस और पानी को स्टेयरिंग करते रहना। जब तक एक आइस का एक कतरा भी रहेगा, टुकड़ा भी रहेगा, तब तक पानी की टेम्परेचर नहीं बढ़ेगी, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, हीट सप्लाई करता हूं तो टेम्परेचर बढ़ता है, हीट सप्लाई करता हूं तो सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, उल्टा होगा तो लिक्विड से सॉलिड होगा। अब पूरा का पूरा लिक्विड मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद तो अभी सिर्फ लिक्विड स्टेट में है। अब मैं हीट दूंगा तो फिर टेम्परेचर इसकी बढ़ती जाएगी। Am I right? क्यों? अब तो लिक्विड है, लिक्विड का स्पेसिफिक हीट जो होगा उसी हिसाब से इसकी टेम्परेचर राइज करेगा। Am I right? टेम्परेचर राइज करेगा। फिर एक स्टेज आएगा,
आप हीट सप्लाई करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, एक स्टेज आएगा पानी बॉयल, मतलब सॉलिड जो है मेल्ट हो गया, मेल्ट होके लिक्विड हो गया, लिक्विड होके फिर ये बॉइलिंग स्टार्ट करा। जब ये बॉइलिंग करना स्टार्ट होगा, मतलब अब उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए टेम्परेचर इज ए पॉइंट, इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये पॉइंट हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब जब तक आप पानी बॉईल करते रहे ना, मान लो पानी है ये 0 डिग्री, ये -40 से 0 तक आ गया, 0 में रुक जाएगा, हीट बहुत सारे एब्जॉर्ब करेगा, 0 में रुक जाएगा, पूरा का पूरा मेल्ट होने के बाद फिर हीट देते हो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे ही ये बॉईल करेगा पानी का एक कतरा भी होगा ना, तब भी टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, फिक्स हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। एम आई राइट? समझ में आ गया? उसके बाद ये इसमें क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली लिक्विड स्टेट था, अब इसमें लिक्विड प्लस वेपर या गैसियस स्टेट, दोनों स्टेट यहाँ पे को एग्जिस्ट करेंगे। लिक्विड एंड गैस, गैस ले सकते हो, है ना, पानी के लिए वेपर, दूसरे के लिए गैस ले सकते हो। अब ये गैस में बदल गया या वेपर में बदल गया, एक चेंबर में ले लिया, फिर आप दे दो हीट, फिर उसकी टेम्परेचर फिर बढ़ेगी। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? फिर टेम्परेचर बढ़ेगी, ये गैसियस स्टेट आ गया। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फेज चेंज ऑफ द मटेरियल, फेज चेंज ऑफ मटेरियल। तो मेरे को बताओ अब मेल्टिंग पॉइंट को मैं कैसे डिफाइन करूं? मेल्टिंग पॉइंट, इट इज द मेल्टिंग पॉइंट, देन मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, ये मेल्टिंग पॉइंट, एम आई राइट? मेल्टिंग point, it is the temperature at which solid and liquid coexists, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड भी हम ये कह सकते हैं सॉलिड लिक्विड में हो जाएगा और लिक्विड सॉलिड में हो जाएगा, बट बेस्ट डेफिनेशन इज दिस वन, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ कोएग्जिस्ट। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में पानी भी हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस में आइस भी हो सकता है, और दोनों को मिला दो, दोनों ऐसे ही पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इट इज द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट व्हिच, बताओ क्या लिखूं? एट व्हिच लिक्विड एंड गैस कोएग्जिस्ट, एम आई राइट? याद रह जाएगा, ये दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। मैं आपका कौन सा लिक्विड एंड गैस दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, राइट? सो ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, किसी भी मटेरियल में हम हीट देते हैं, किसी भी मटेरियल में हम हीट देते हैं, टेम्परेचर बदलता है, एम आई राइट? टेम्परेचर बदलता है। हमें कैसे पता मटेरियल को गर्म करें या ना करें, गर्म करा या नहीं करा? मान लो गर्म करते हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, ताता लगेगा आपको, नहीं? समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं? मतलब हमारा जनरल सेंस क्या है कि हीट देते ही मटेरियल की टेम्परेचर बढ़ती है, बट आप ये वाला स्टेज देखो, ये वाला स्टेज देखो, हीट तो दे ही जा रहे हो आप, बट टेम्परेचर फिक्स है, एम आई राइट? यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक तो टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, बट यहां से यहां तक हीट ले रहा है, खाए जा रहा है, गायब हो रहा है, ये सिर्फ सॉलिड से लिक्विड तक में बदल रहा है। इसमें वही चीज हो रहा है, लिक्विड से वेपर में बदल रहा है। यहाँ पे आपका जो हीट दे रहे हो ये पता नहीं गायब हो रहा है, ये इंटरनल एनर्जी चेंजेस में हेल्प करता है, जो हीट एब्जॉर्ब करता है। एक्चुअली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स सॉलिड में ज्यादा क्लोजर होते हैं, है ना? जब सॉलिड से लिक्विड बनेंगे, मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन बढ़ेगा, और जो हीट आप दोगे उनकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। सो ये जो हीट ले रहा है, खा के गायब ले लिया, आपसे हीट ले लिया,
और टेम्परेचर बढ़ाया नहीं, खा पी के बराबर कर दिया। समझ में आ गया? इसलिए हम इसको कहते हैं, ये जो हीट एब्जॉर्ब करता है हम इसको कहते हैं लेटेंट हीट। यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, ये हीट इज गिवन फेज चेंज, सॉलिड से लिक्विड फेज में बदल रहा है। हीट लॉस करेगा तो लिक्विड से सॉलिड में बदलेगा, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करेगा तो लिक्विड से वेपर में बदलेगा, हीट लॉस करेगा तो वेपर से लिक्विड में बदलेगा। यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। एट द टाइम ऑफ फेज चेंज देयर इज ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट exchange is taking place. Am I right? Without the rise in temperature. So at the time of phase change समझ में आ गया क्या होता है? At the time of phase change, a lot of heat exchange takes place without change in temperature। समझ में आ गया? मतलब टेम्परेचर की सेंसेशन दिखाएगा नहीं, खाएगा। इसलिए द हीट एक्सचेंज at that time is called latent heat। latent मतलब छुपा हुआ, something hidden। latent means hidden, छुपा हुआ। हीट तो है लेकिन छुपा हुआ है, अंदर छुप जाती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं लेटेंट हीट। ओके, समझ में आ गया? तो कैलकुलेशन ऑफ लेटेंट हीट, कैलकुलेशन ऑफ लेटेंट हीट को हम कैलकुलेट करें। अब देखो, मान लो 10 ग्राम आइस है, उसको मेल्ट करने में जितना हीट चाहिए 20 ग्राम हीट आइस को मेल्ट करना, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ध्यान रखना, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। आइस को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर चेंज होता है क्या? चेंज नहीं होगा, खाली मेल्ट करना है। सो Q is directly proportional to mass. More is the mass, more is the heat required for changing the state। समझ में आ गया? More is the mass, more will be the heat required for change of state। समझ में आया? स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। सो दिस इंप्लाइज दैट Q is equal to L into M। ओके, Q is equal to L into M। So here L is equal to Q by M। It is called specific latent heat। specific latent heat, समझ में आया? स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी। और कई बार हम खाली कह देंगे लेटेंट हीट। ओके, हम जनरली कह देंगे लेटेंट हीट, बट एक्चुअली एल इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट। देन इसकी यूनिट क्या होना चाहिए? इसकी यूनिट होना चाहिए जूल पर केजी, ऐसा यूनिट हो गया। डायमेंशन क्या होना चाहिए? m L square T to the power minus 2 divided by m, that is m to the power 0 L square T to the power minus 2। आ गया? अब देखो, अब हर चैप्टर में डायमेंशन ले लेके चलता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये हो गया यूनिट इसकी। और उसमें थर्मल यूनिट क्या होना चाहिए? कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, राइट? अब ये जो स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट है, यह लेटेंट हीट है, 2 स्टेज में होता है। लेटेंट हीट हमारा 2 स्टेज में होता है, एक तो मेल्टिंग के टाइम, एक बॉइलिंग के टाइम। दिव्यो, एक मेल्टिंग के टाइम, एक बॉइलिंग के टाइम। तो लेटेंट हीट को दोनों में बदलना है। सो
Q is equal to M into LF, where LF मैंने सिंबल कर दिया, that is Q by M. It is specific latent heat of fusion. फ्यूजन मीन्स फ्यूज करना, चिपक जाना, मतलब लिक्विड से सॉलिड बन जाना या सॉलिड से लिक्विड बन जाना. स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड Q is equal to MLV, where LV is equal to Q by M. It is specific latent heat of vaporization. समझ में आ गया? It is a specific latent heat of vaporization. For water, ध्यान रखना, I am talking about water. For water, LF is equal to 80 calorie per gram and LV is equal to 540 calorie per gram, and it is also highest among all the available materials. समझ में आ गया बच्चे? ठीक है, एक बार क्लिप ले लो, क्लिप ले लो, क्लिप ले लिया बेटा. ओके, आज इतना करते हैं.